वेलकम स्टूडेंट। आज हम असहयोगी प्रक्रिया डिसएसोसिएटिव प्रोसेस की जो एक फॉर्म है जिसको हम कहते हैं कॉम्पिटिशन, प्रतिस्पर्धा के बारे में कल हमने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी। आज हम इसके नेचर के बारे में, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इसकी विशेषता के बारे में बात करते हैं। तो पहली इसकी विशेषता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन्स सार्वभौमिक। सार्वभौमिक प्रक्रिया। प्रतिस्पर्धा एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो न्यून या अधिक मात्रा में, जो कम या ज़्यादा मात्रा में हर एक प्रकार के समाज में पाई जाती है। दूसरा ये है कि प्रतिस्पर्धा निरंतर प्रक्रिया है जो सामाजिक जीवन में निरंतर घटित होती रहती है। मानव का स्वभाव ही सदैव आगे और आगे और आगे बढ़ना है चाहता है, इसलिए उसे निरंतर प्रतिस्पर्धा करते रहना पड़ता है। जैसे आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, तो लाइफ जो है एक प्रकार की वैसे रेस होती है, और रेस में आपको कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपको लगता है कि जो आसपास वाले मेरे वो प्रतिद्वंदी हैं और मुझे इनसे कैसे आगे बढ़ना है। फिर ये सर्वग्राही है। ये क्या है? सर्वग्राही है। प्रतिस्पर्धा सर्वग्राही प्रक्रिया है क्योंकि यह जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में पाई जाती है, चाहे वे आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक या धार्मिक ही क्यों न हो। फिर हम बात करते हैं यह कैसी है? अचेतन, अनकॉन्शियस रूप से ये क्रियाशील रहती है। तो ये है अचेतन प्रक्रिया। इसमें लगे व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति चेतन होते हैं और लक्ष्य को पाने के लिए नियमों से भी परिचित होते हैं। इसलिए सब प्रतिस्पर्धी जो होते हैं अपने काम में तन्मयता से जुटे हुए होते हैं और इस बात की ओर प्राय ध्यान नहीं देते हैं कि उनके प्रतिस्पर्धी कौन हैं, क्या कर रहे हैं। तो एक तरह से अनकॉन्शियस रूप की से ये क्रियाशील होती है। फिर जो है इसकी जो विशेषता ये है कि प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया को अवैयक्तिक, इम्पर्सनल कहा जाता है। ये क्या है? अवैयक्तिक, इम्पर्सनल कहा जाता है क्योंकि प्रतिस्पर्धा लक्ष्योन्मुख उन व्यक्तियों की ओर उन्मुख नहीं है जो इसमें भाग ले रहे हैं। फिर हम बात करते हैं छठा, प्रतिस्पर्धा के लिए प्रतिस्पर्धियों के बीच सामाजिक संपर्क, सोशल कांटेक्ट आवश्यक नहीं है। पार्क एंड बर्गस ने स्पष्ट लिखा है कि प्रतिस्पर्धा सामाजिक संपर्क के बिना होने वाली अंतःक्रिया है। प्रतिस्पर्धा का जन्म उस स्थिति में होता है जबकि लक्ष्य सीमित हो। इसकी जो प्रकृति है, उन्हें प्रतिद्वंदी अलग अलग आपस में नहीं बांट सकते। यही कारण है कि प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया के सहयोगियों में से कुछ को लक्ष्य की प्राप्ति होती है और कुछ इससे वंचित हो जाते हैं।
फिर हम बात करते हैं इसकी जो विशेषता जो है कि प्रतिस्पर्धा के विकास का स्रोत व्यक्ति की क्षमता में निहित होता है अपनी व्यक्तिगत क्रिया द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूँ तो सड़क के बीच कोई पेड़ टूट कर गिर जाए तो उसे अकेला व्यक्ति नहीं उठा सकता। तो ऐसी स्थिति में सहयोग की प्रक्रिया का उद्भव होगा, न कि प्रतिस्पर्धा का। प्रतिस्पर्धा की तो मान्यता यह है कि व्यक्तियों में अकेले लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमता। तो प्रतिस्पर्धा के उद्गम का स्रोत व्यक्ति की क्षमता है। क्या है? व्यक्ति की क्षमता। अब हम बात करते हैं डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा के निर्धारक कारक। इसके निर्धारक कारक कौन है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सामाजिक जीवन में मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। किसी वस्तु विशेष में रुचि लेना अथवा उसके प्रति घृणा उत्पन्न होना मूल्यों पर निर्भर है। पाश्चात्य देशों में व्यक्तिगत आदर्शों और भौतिक उपलब्धियों ही मूल्य अथवा लक्ष्य माने जाते हैं, जबकि भारत में आदर्श त्यागोन्मुखी पारलौकिक दार्शनिक होते हैं। अतः प्रतिस्पर्धा का स्वरूप और दिशा भी समाज विशेष के मूल्य पर आधारित होती है। परिणाम स्वरूप अमेरिका में प्रतिस्पर्धा न केवल अधिक है बल्कि उसके द्वारा उपलब्धियों को श्रेष्ठ माना जाता है। दूसरी ओर भारत में प्रतिस्पर्धा कम है और इसमें लगे व्यक्तियों को श्रम में बड़ा व्यक्ति माना जाता है। तो पहला इसका जो डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या हुआ? मूल्यों की व्यवस्था। दूसरा जो है इसका डिटरमाइनिंग फैक्टर जो है वह है सामाजिक संरचना। समूह की संरचना प्रतिस्पर्धा की मात्रा अनिश्चित। समूह की संरचना प्रतिस्पर्धा की मात्रा निश्चित करती है, क्योंकि वर्ग व्यवस्था वाले समाज में उसका स्वरूप जाति व्यवस्था पर आधारित समाज से पृथक है। वर्ग व्यवस्था खुली संरचना है, उसमें मूवमेंट होता है। व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार उसमें ऊपर या नीचे की स्थिति जो है पाता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति के कार्य व्यवहार जन्मजात न होकर योग्यता पर निर्भर करता है। इसलिए योग्यता, बुद्धि, कार्य, व्यापार और व्यवहार की उच्च स्तरीय बनाने के लिए व्यक्ति को निरंतर प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। इसके ठीक विपरीत जातिगत समाज में अन्य सदस्यों के साथ प्रतिस्पर्धा कम करनी पड़ती है, क्योंकि जाति व्यवस्था एक बंद व्यवस्था है। इसमें व्यक्ति को प्रतिष्ठा, स्तर, कार्य और पेशे जन्म के साथ निर्धारित कर दिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रतिस्पर्धा के कुछ स्वरूप या फॉर्म्स ऑफ कंपटीशन के बारे में। फॉर्म्स या स्वरूप कि प्रतिस्पर्धा के क्या स्वरूप है। पहला है प्रजातीय, जिसको हम कहते हैं रेशियल। आधुनिक युग में प्रजाति में भी प्रतिस्पर्धा तीव्रता से बढ़ रही है। गोरे लोग की यह धारणा है कि श्वेत जाति, वाइट रेस ही सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम है, और जो ब्लैक रेस है या नीग्रोज है, जिसके अभी आपको हाल ही में इनके जो एग्जाम्पल्स हैं आपको अमेरिका में देखने को मिलेंगे, जहाँ पर निग्रो या निम्न जाति जो वहाँ पर दे आर
डिस्क्रिमिनेशन जो है रेस के आधार पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। इन दोनों के मध्य अन्य प्रजातियाँ हैं, परंतु अन्य जातियाँ गोरे लोगों के इस दावे को स्वीकार नहीं करती है और रिजल्ट ये होता है प्रत्येक प्रजाति अपनी श्रेष्ठता के लिए प्रतिस्पर्धा में व्यस्त रहती है। दूसरी हम बात करते हैं परिस्थिति अथवा कार्य के लिए प्रतिस्पर्धा, स्टेटस, परिस्थिति, स्टेटस की अगर हम बात करें उसके लिए कंपटीशन। प्रत्येक समाज में व्यक्ति अपना स्तर उच्च करने का प्रयास करता है, इसलिए उसे अन्य व्यक्तियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। उदाहरणतः छात्र खेलकूद और पढ़ाई में विशिष्ट स्थान प्राप्ति के उद्देश्य से अन्य छात्रों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। आप लोग भी जो स्कूल कॉलेजेस में जो कंपटीशन होता है उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर। फिर बात करते हैं हम आर्थिक या इकोनॉमिक। आर्थिक प्रतिस्पर्धा आर्थिक वस्तुओं के उत्पादन अथवा प्राप्ति के लिए समाज में जो होड़ चलती है उसे आर्थिक प्रतिस्पर्धा कहा जाता है। वस्तुओं एवं पदार्थों की संख्या अथवा मात्रा भी प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देती है। फिर हम बात करते हैं चौथा, सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा। सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति को सर्वोत्तम मानकर दूसरों पर लादने का प्रयत्न करता है। अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता सिद्ध करने के उद्देश्य से समाज प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं। फिर हम बात करते हैं अवैयक्तिक प्रतिस्पर्धा। अवैयक्तिक प्रतिस्पर्धा यह प्रतिस्पर्धा अपरिचित समूहों और अनजान व्यक्तियों के मध्य होती है। उदाहरणतः एक ही प्रकार की वस्तु जैसे सिलाई की मशीन का निर्माण करने वाली अनेक फैक्ट्रियां के मालिक आपस में परिचित हुए बिना ही प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रतिस्पर्धा का प्रमुख आधार तैयार किए माल की खपत में वृद्धि करना होता है। गिलेन एंड गिलेन के अनुसार प्रतिस्पर्धा का यह प्रकार अचेतन प्रतिस्पर्धा कहलाता है। फिर है वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा। फिर है पर्सनल या वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा। ये दोनों जो है इनको टाइप ऑफ कंपटीशन भी कहते हैं। ये प्रतिस्पर्धा ये भी गिलेन ने इसको डिफाइन किया है कि व्यक्तियों के मध्य जानबूझकर की जाती, जैसे कक्षा में दो छात्र प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा करते हैं अथवा दो पहलवान कुश्ती में पुरस्कृत होने के लिए अखाड़े में लड़ाई लड़ते हैं, तो उसको हम पर्सनल कंपटीशन कहते हैं। कल हम बात करेंगे प्रतिस्पर्धा के कुछ फंक्शंस होते हैं, कार्य होते हैं, उनके रिजल्ट क्या है, हम क्यों प्रतिस्पर्धा करते हैं, या परिणाम जिसको हम कहते हैं प्रतिस्पर्धा के परिणाम क्या होते हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।